करना पड़ा था। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी। अब अमेठी से कांग्रेस ने नए चेहरे केएल शर्मा पर दांव लगाया है, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी फिर से हार जाने के डर से अमेठी छोड़कर भाग गए हैं। इसी मुद्दे पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी से अनामिका सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत और स्टूडियो में हमारे साथ यूपी के चैनल हेड शिवेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले नितिन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आखिरकार 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस खत्म हो गया है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और आपने रायबरेली से लड़ेंगे और आपने अमेठी से केएल शर्मा को उतारा है। आपको नहीं लगता हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? देखिए मुक्ता जी, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि 2024 के चुनाव का सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, सोनिया गांधी जी कहाँ से प्रचार करेंगी, प्रियंका गांधी जी कहाँ का प्रचार करेंगी, इससे बड़ी बात है कि 2024 का चुनाव हमारे लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, जो हमारी 10 साल से जो हमारी जनता, देश की जनता जिन मुद्दों से जूझ रही है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जिस तरीके के भ्रष्टाचार हो, लोगों की कोई सुध नहीं ली जा रही है, लोगों की आय 50 साल में सबसे कम हो गई है, 45 साल में सबसे अधिक रिकॉर्ड बेरोजगारी है, रुपए और डॉलर की तो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अब छोड़ दिए हैं। 35 रुपए डीजल और पेट्रोल का वादा करते थे, 100 रुपए हो गए। तमाम तरीके से जनता से टैक्स से केवल लूट हो रही है और जनता को मिल कुछ नहीं रहा और जनता अपने बुरे दिनों के अंदर आ गई है और अच्छे दिन कहाँ है, जनता हर चौक चौराहे पे बात कर रही है। मुझे लगता है कि नितिन जी, ये तो और इसी की लड़ाई, ये तो दूसरा पहलू है। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे है कि इतना समय क्यों लग गया? आपको नहीं लगता कि आते आते बहुत देर हो गई? देखिए, हर पार्टी के लिए एक रणनीति होती है। देर, अगर चुनाव एक नॉमिनेशन का टाइम होता है, अगर राहुल गांधी जी, चुनाव आयोग ने जो नॉमिनेशन की डेट दी है, अगर उससे लेट हो गए होते तो आप कहते हैं कि हुजूर चुनाव आते आते देर कर दी। रायबरेली की सीट पे जिस तरीके से लगातार पहले इंदिरा गांधी जी लड़ी थी, वो जीतती रही, सोनिया गांधी जी को वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया और सोनिया गांधी जी ने जब अपने स्वास्थ्य कारणों से एक भावुक पत्र लिख के बताया कि मैं जब यहाँ पे आई, मैं अपनी सास और पति को, जीवन साथी को खो चुकी थी, उस परिस्थिति के अंदर मैं रायबरेली आई और रायबरेली की जनता ने जिस तरीके से अपना पूरा प्यार मेरे ऊपर लुटा दिया, मैं ये पूरा रायबरेली मेरा पूरा परिवार है और मैं ये परिवार मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। और उन्हीं सब पहलुओं को ध्यान रखते हुए आज राहुल गांधी जी ने उस पूरे परिवार के साथ वो भी आज वहां पे जुट गए हैं और जिस तरीके से नॉमिनेशन किया है, तो उसमें मुझे तो कोई आश्चर्य लग नहीं रहा, क्योंकि असली लड़ाई तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। असली लड़ाई है कि जिन मुद्दों पे 10 साल पहले मोदी जी आए थे। अनामिका जी, आप लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो डर के भाग गए। अनामिका जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो। चलिए, तब तक हम शिवेंद्र से सवाल लेते हैं। शिवेंद्र, आप इसको क्या कहेंगे? लैक ऑफ प्लानिंग, अंडर कॉन्फिडेंस या फिर कोई खास रणनीति? देखिए, अगर पूरे चुनाव को देखा जाए तो साफ तौर पे पता चलता है कि विपक्ष के पास कोई बहुत बड़ा हथियार है नहीं। और ये जो अभी नितिन जी बता रहे थे कि तारीख से पहले कर दिया, तारीख से पहले तो करना ही था, वरना तो डिस्क्वालीफाई हो जाते। और जिन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, तो एज ए पार्टी विपक्ष में होते हुए उन मुद्दों को कितना उठाया कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने? बीजेपी तो लगातार चुनाव के ही मोड में रहती है और हमेशा तैयारी ऐसे करती है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा ना हो। और ये इतना बड़ा मुद्दा जब खुद बता रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, तमाम और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात तो विपक्ष भी नहीं कर रहा है। तो बात तो उन्हीं मुद्दों की होगी जो बीजेपी के पास है, उसकी अगर वो बात कर रही तभी तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये तो शुरू से माना जा रहा था कि रायबरेली और अमेठी से चुनाव गांधी परिवार का ही कोई लड़ेगा, लेकिन अंतिम समय में जो फैसला लिया गया वो साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई डर तो है। स्मृति ईरानी से 2019 में हार चुके थे, केएल शर्मा जिनको खड़ा किया वो भी हार चुके हैं और गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। ऐसी सीट दी गई जहां स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये कैसी रणनीति है? रणनीति के नाम पे भी नहीं है और मुद्दों के नाम पे भी नहीं है, तो ये सवाल तो उठेंगे। तो नितिन जी, जैसा कि विपक्ष लगातार ये बात कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो वहां से भाग गए, अब रायबरेली से भी हारेंगे तो वहां से भी भाग जाएंगे। देखिए मुक्ता सिंह जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके से एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा किया कि अभी आप जो पैनल में बैठे हुए हैं और वो बहुत ही वरिष्ठ हैं, मैंने उनको लगातार देखता रहा हूँ। मैं उन्हें बहुत छोटे से सवाल पूछना चाहता हूँ
कि उन्होंने कहा कि कितना मुद्दा उठाया। अगर हम लोग मुद्दा नहीं उठाते तो चाहे हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमने लोगों की बात सुनी। राहुल जी लगातार पैदल चले और जनता के बीच में रहे, ये उसे मुद्दा उठाना नहीं बोलते हैं। हमारा न्याय पत्र इन्हीं मुद्दों के ऊपर बना हुआ है, ये उसको भी मुद्दा उठाना नहीं बोलते हैं। ये मुद्दा ये कह रहे हैं कि आपका बीच में ही रोक के जवाब देता हूँ नितिन जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूँ जिन मुद्दों की बात आप टीवी पे करते हैं, आप फील्ड में जाकर के उन मुद्दों को नहीं उठाते। भ्रष्टाचार पे कितने आपने आंदोलन किए, कितने आपने बेरोजगारी पे किए, गरीबी पे किए। आप लोगों के पास गिनती के भी नहीं होंगे मुद्दे। केवल आप लोग वो एक मौका दे देते हैं बीजेपी को जिस पर वो आगे जिसको भुना सकें। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर अगर विपक्ष की पार्टी या पक्ष की पार्टी मुद्दा बना करके उठाए तो शायद उसी पर चर्चा हो। अगर कांग्रेस इतनी देर से अपना नॉमिनेशन करेगी, वो भी जो कि एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पे सालों साल तक की अपनी बात कहता रहा, वो अगर इतनी देर से आएगा तो सवाल तो उठेंगे। उनके सवालों के जवाब देने की बजाय आपको ये लगता है कि आपसे कोई वो सवाल भी ना पूछे जिसके जवाब आपके पास है ही नहीं। और सवाल ये है नितिन जी, अमेठी की जनता जो है बार बार ये कह रही है कि वहां से कोई आता ही नहीं है, और आप इतने लास्ट मोमेंट पे ये आपके उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो आप तो जनता के बीच जा ही नहीं रहे। देखिए मुक्ता जी, आपको कौन सी जनता मिली है मुझे उसका पता नहीं है। अभी मेरे बहुत सारे वीडियो है, अभी मैं इसी फोन से अगर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, नहीं तो आप उन्हीं जनता ने को से जो आज सवाल पूछे गए और उन्होंने कहा कि कोई भी जो गांधी परिवार का सिपह सालार जो भी आएगा, हम लोग ये पिछले 5 साल जिस तरीके से हम जो ये एक हमसे गलती हुई उसको हम पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं और यहाँ भारी मतों से स्मृति ईरानी आज ही हारेंगी। खैर, लोकतंत्र में बहुत बड़ा चुनाव है, तमाम सीटें हैं, उसमें केवल एक सीट को लेकर चर्चा करना। राहुल जी तो दक्षिण में भी लड़े, दक्षिण में बड़े मार्जिन से जीत रहे, उत्तर में भी लड़ने की हिम्मत दिखा रहे हैं। आप ये यहाँ पे कभी नहीं पूछ रहे कि बीजेपी क्यों कश्मीर में लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा रही। आज वही मणिपुर को में जो घटनाएं हुई थी, 1 साल हो चुकी है, प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं गए हैं उन घटनाओं के ऊपर। अमेठी तो आपका गढ़ रहा है, घटनाएं सामने आई आज। नितिन जी, अमेठी तो आपका गढ़ रहा है, अब वहां और उसकी कश्मीर की आप कहां तुलना कर रहे हैं? अमेठी तो आपका घर है, आपका गढ़ रहा है, तो वहां से आप नहीं लड़ पा रहे हैं, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? उत्तर से भी लड़ रहे हैं, दक्षिण से भी लड़ रहे हैं और दोनों जगह से जीत रहे हैं। फिर भी राहुल जी के अंदर कमियां है, राहुल जी ये नहीं कर पा रहे। नितिन जी आप सही कह रहे हैं कि आप 2 जगह से लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि जब 2 सीटों से लड़ाई करता है कोई खड़ा होता है कैंडिडेट, तो इसका साफ मतलब होता है उसको डर है, क्योंकि एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी और एक सीट का एक तरीके से पार्टी को नुकसान है। कितने निगोशिएशंस करने पड़े होंगे जब आपको अलायंस के साथ ये बात करनी पड़ी होगी कि नहीं वो 2 जगह से लड़ेंगे, 2 जगह से सीट छोड़िए। तो ये कोई खूबी थोड़ी है, ये तो डर की बात दिख रही है। लेकिन चलिए, ये रणनीति का भी सोचता है। 2019 में मोदी लहर के बावजूद भी रायबरेली की सीट ही जीती थी कांग्रेस ने, तो कहीं ना कहीं उसको सबसे ज्यादा सेफ सीट मान के ही राहुल गांधी ने रायबरेली का चुनाव किया है। बिल्कुल, देखिए बात यह है कि ये सीट हमेशा कांग्रेस के पास रही है और ये बहुत सेफ सीट है, और ये इस बार, चलिए पिछली बार जीत गए थे ये अलग बात है, लेकिन और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी उस सीट पर अपने कोई स्ट्रांग कैंडिडेट खड़े नहीं करती थी। ये समझ लीजिए चाहे अंदर की समझ हो या फिर उनको लगता हो कि सोनिया गांधी का कद बड़ा है, उनके सामने नहीं खड़ा करेंगे। जो भी रहा हो, वो सेफ सीट है, और इसकी बजाय अगर वो किसी और सीट से लड़ते तो शायद लगता कि राहुल गांधी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, और ये बड़ा मैसेज जाता गठबंधन में भी और आम लोगों के बीच में भी। अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ फिर से लड़ने की बात करते तो शायद ये उस रूप में जाता। रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इसमें कोई 2 राय नहीं, हर पार्टी अपने रणनीति चुनने के लिए आज़ाद है, लेकिन रायबरेली से ही लड़ना, फिर अमेठी में एक ऐसे को एक तरीके से कहा जाए कि बलि का बकरा बना देना, केएल शर्मा वहां से नहीं जीतेंगे, ये कांग्रेस को भी आइडिया है, लेकिन कोशिश। ये खास बात है कि केएल शर्मा को इन्होंने मैदान में उतारा है, किसी बाहरी को नहीं लेकर आए हैं, तो विरोध के सुर भी उतने नहीं होंगे। और अगर केएल शर्मा की बात करें तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 83 से वो रायबरेली और अमेठी की सीट पर नजर रखे हुए हैं और वहां से उनका एक नाता रिश्ता बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, केएल शर्मा बहुत पुराने वफादार रहे हैं कांग्रेस के, सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ और तमाम जो पार्टी के और वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं, और वफादारी का शायद ये इनाम मिला है, लेकिन ये इनाम बहुत बड़ी चुनौती के रूप में मिला है। स्मृति ईरानी के खिलाफ केएल शर्मा को खड़े कर देना भले ही लगता हो कि इतना आसान है। स्मृति ईरानी कोई बहुत पुरानी नेता नहीं है, केएल शर्मा से पुरानी नेता नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि पूरी बीजेपी ही, और खासकर अगर स्मृति ईरानी की इस सीट की बात करें
तो महीनों पहले उन्होंने वहाँ पर सारा अपना माहौल बनाना शुरू कर दिया, मकान ले लिया, वहाँ की वोटर हो गई, वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं, रैली हो रही, जगह जगह जा रही। तो इस लेवल का जो तैयारी है, ऐसे में इस रणनीति पर तो सवाल उठते हैं। शर्मा तो शिवेंद्र खुद कहते हैं कि भाई मैं तो पीछे काम करने वाला हूं, मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है, और उन्हें उस तरह से उतारा है। तो नितिन जी, आपको लगता है कि जहां गांधी परिवार जहां से नहीं लड़ रहा है, वहां से केएल शर्मा कुछ कमाल दिखा पाएंगे? देखिए, मैं शिवेंद्र जी की बातों को कुछ जवाब देना पड़ता हूँ। अगर पूर्वाग्रह अगर बहुत पूरी तरीके से हावी हो तो आदमी किसी भी तरीके का एनालिसिस करता है। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तेई देखी तैसी जैसी। तो शिवेंद्र जी को मुबारक है, उन्हें जिस तरीके से मूरत देखनी है। लेकिन ये चुनाव पूरे लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, 7 फेज का चुनाव है। और जिस तरीके से एक अहंकारी सरकार, एक तानाशाही सरकार के सामने राहुल गांधी जी ने जो मुकाबला किया है, तमाम केस उनके ऊपर डाले गए, उनकी सदस्यता तक को किस तरीके से षड्यंत्र रच के रद्द करने की साजिश रची गई, उनसे घर तक छीन लिया गया। उन्होंने मुखर होकर तमाम घोटालों को उठाया, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे किसी तरीके का हो। और जो बड़े बड़े लीडर जिनकी ये वाहवाही कर रहे हैं, वो आज 35 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, वहां 3500 किलोमीटर वो लगातार पैदल चले, जनता के बीच में रहे, जनता के मुद्दे सुने। वो किसी भी चीज से उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो लगातार हर चीज। नितिन जी, आपको मैं पहले करेक्ट कर दूं कि मैं किसी की वाहवाही नहीं कर रहा था। और एक बात और बता दूं, जब आपसे बात की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हम आपका जवाब जानना चाहते हैं कि आपकी रणनीति क्या है। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि केएल शर्मा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 2 ऐसी बातें बताइए जो प्लस होती हो, जो लगता हो कि स्मृति ईरानी के सामने वो आसानी से जीत जाएंगे। नेता, अगर हमारा नेता जो जनता के बीच में रहे, जनता के मुद्दे उठा रहे, वो दक्षिण भारत से भी लड़ते हैं, उत्तर भारत से भी लड़ते हैं, तो वो कमजोरी। तो इस तरीके के जो एनालिसिस है, अब 10 साल में जनता उनको सुनकर बहुत बोर हो चुकी है। जनता को पता है कि कौन डरता है और कौन लड़ रहा है, कौन जनता के मुद्दों पे बात कर रहा है। नितिन जी, अनामिका जी कुछ कहना चाह रही हैं। नितिन जी, आपकी बात का जवाब अनामिका जी देना चाह रही हैं। अनामिका जी बताइए। हाँ, मेरी जो सहानुभूति है वो नितिन जी के साथ है। 5-10 घिसे पिटे शब्दों को, नितिन जी आप मुझे काफी पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, तो उस तरह के शब्द, सबसे पहले तो आपका जो मैंने पहले सुन पाई कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है, तो जो इमरजेंसी लगाई वो लोग लोकतंत्र खतरे में है, वो बात कर रहे हैं। इमरजेंसी के जनक लोकतंत्र के खतरे की बात करेंगे, एक विषय। दूसरा विषय संविधान का खतरा। आप कुछ दिनों पहले जब विधानसभा के चुनाव होने थे 5 प्रदेशों में, तो आपने जातीय जनगणना की बात की राहुल गांधी जी ने, ताकि देश को अगड़े पिछड़े में, स्वर्ण दलित में बांट के वोट ले सके, जिसमें नाकाम रहे, क्योंकि इस देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातनी हो गई है, वो भारतीय हो गई है, वो नहीं बटी। अब आप एक संविधान की गुहार लगाते हैं बार बार। एक बात मानकर चलिए कि कोई भी संविधान को नहीं बदल सकता, और जितने ज्यादा आपने बदलाव किए हैं संविधान में, उतना तो आज तक किसी ने नहीं किए, और कभी करेगा भी नहीं संविधान में बदलाव। तो आप ये झूठा डर दिखाकर जनता को कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, कांग्रेस खतरे में है। तीसरा विषय, आप बार बार कह रहे हैं कि वो इतने किलोमीटर चले, तो क्या यहाँ मैराथन का कंपटीशन हो रहा है? और अगर मैराथन का कंपटीशन हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में बहुत सारे साथी हैं जो उससे भी ज्यादा तेज चल सकते हैं। पर मुझे लगता है कि जो इस लोकसभा के चुनाव के बाद मुक्ता, मैं बहुत जिम्मेदारी और मजबूती से कह रही हूँ कि जो एक सीट है वो भी नहीं बचेगी, और देश में कांग्रेस ढूंढो यात्रा करनी पड़ेगी राहुल गांधी जी को कि कांग्रेस कहाँ बचेगी। तो आपको अनामिका जी, स्मृति ईरानी बनाम केएल शर्मा, आपको क्या लग रहा है कितना मुश्किल और कितना आसान होगा वहां से? देखिए, आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, आपने गुजरात में देखा कि प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग गए। स्मृति जी के सामने केएल शर्मा जी कोई प्रतिस्पर्धा का विषय ही नहीं है, वह चुनाव है ही नहीं। आप मानकर चलिए सिर्फ घोषणा होना बाकी है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी चुनाव जीत चुकी हैं, और ये अपने सारे हारे हुए सिपाहियों पर दाव लगा रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ बहुत जिम्मेदारी से और बहुत सहानुभूति से अपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से कि उसी तरह के 8-10 वाक्यों को बोलकर, 8-10 शब्दों को बोलकर बोलने से बेहतर है कि जनता के सामने कोई नई बात रखें, कोई नई विचारधारा लाएं, और ये बताएं कि इस देश की बहुसंख्यक जनता को वो राहुल गांधी नहीं चाहिए जो उन्हीं मनमोहन सिंह जी की बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि अनामिका जी 2019 में मोदी लहर होने के बावजूद भी रायबरेली सीट आप लोग नहीं जीत पाए थे। भी इनकी बात की पुष्टि में कर देती हूँ। हमारे प्रवक्ता की बात को ही मैं इस बात के जवाब में दूंगी। उस नहीं जीत पाने के कारण वो भावुक अपीलें थी।
सोनिया गांधी जी जो भावुक अपीलें करती हैं, उस भावुक अपील का असर था, और भारतीय जनता भावुक होती है, स्त्री के साथ एक लगाव। शिवेंद्र, आपने भावुक अपील की बात की, मेरा एक सवाल है कि मोदी जी तो पूरे देश में घूम घूम करके भावुक अपीलें कर रहे हैं कि देश बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पर आपके ऊपर कब्जा हो जाएगा, तमाम ऐसी बातें कह रहे हैं जो शायद कानून के दायरे में भी आती हूँ, वो फैसला कानून करेगा। लेकिन जिस तरह की अपीलें वो कर रहे हैं, क्या वो एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं है? यहाँ तो मुद्दों की बात हो रही है, मुद्दों पर बात ही कहाँ होती है? बात तो होती है भावुक अपील उन्होंने की तो एक सीट बचा ली, मोदी जी पूरे देश में कर रहे हैं तो अब शायद वो 400 पार के नारे को पूरा करना चाहते हैं, ऐसा है क्या? लेकिन शिवेंद्र, अगर भावुक अपील की बात हो रही है तो मैं बीच में बोलूं कि अभी फिर से सोनिया गांधी ने भावुक अपील की है जी। एक इमोशनल चिट्ठी भेजी थी, तो क्या फिर तब तो उसका असर इस बार भी होना चाहिए? जी अनामिका जी। देखिए, भावुक अपील एक आध जगह असर करती है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भावुक अपील की आवश्यकता नहीं है, उनकी नीति रीति और उनके काम बोलते हैं। मैं आपके पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पर भेज दूंगी आपको अपने वीडियो क्लिप से। मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में, जहां माताएं बहनें सब ये कहती हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी को जानती हैं। तो आज जो नरेंद्र मोदी जी का काम है, उनकी जो नीति है रीति है। देखिए अनामिका जी, मेरे ख्याल से इस पर बात करने के बजाय अगर इस पे बात हो कि मुद्दे क्यों नहीं, मुद्दों पे बात क्यों नहीं होती, भावुक अपील कर रहे हो, किस कैंडिडेट को उतार रहे हैं नहीं उतार रहे हैं, ये मुद्दा इसलिए नहीं होता क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने एडवांटेज के लिए जो भी कदम होता है उठाती हैं। बीजेपी भी वही कर रही है, समाजवादी भी यही कर रही है, कांग्रेस भी वही कर रही है। तो ऐसे में केवल इस बात पर कि भावुक अपील की थी इसकी वजह से हो गया, तो ऐसा होता तो लोग एक्टर रख लेते, एक्टर्स को रख करके वहां भावुक अपील बात करें। आजकल तो प्रधानमंत्री जी भी बड़े फिल्मी अंदाज में भाषण दे रहे हैं, शहजादे अगर हिम्मत है तो सामने आओ, आपने सुना ही होगा उनका भाषण। आजकल तो बहुत ही फिल्मी अंदाज में भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो उसका क्या मतलब है? जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भावुक अपील करके भी कोई सीट जीत लेता है और प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, तो ये तो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो गया, जैसे कि किसको किस सीट से उतारा जाना है। तो उस पर बात कहाँ, बात मुद्दों को होनी चाहिए। स्मृति ईरानी को लेकर के भी वहां पर कोई बहुत खुशी नहीं थी अभी कुछ महीनों पहले तक। वहां भी लोग कहते थे कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम आती हैं। हालांकि इन्होंने इस बार कदम अच्छा उठा लिया कि पहले ही वहां चली गई, घर खरीद लिया, वोटर ID कार्ड बनवा लिया, कनेक्ट करने की कोशिश की, वो फायदा मिल सकता है। और दूसरा फायदा ये भी मिल सकता है कि जो KL शर्मा जी हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनकी अपेक्षा इतने बड़े नेता नहीं माने जा रहे हैं, शायद इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन जिस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए बीजेपी की तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से, तो रणनीति तो उसी तरीके से अपना रहे, इसमें गलत कहाँ से है? शिवेन जी, आपका मुझे बहुत क्लियरिटी नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है, पर फिर भी मैं बात करती हूँ आपकी। आपने तुलना की, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसी भी भावुक अपील पे बात करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने संस्कृति की बात हो या विकास की बात हो, उन्होंने एक भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ अंत्योदय की विचारधारा को समानांतर रूप से वो लेकर चले, और उसका आप परिणाम देख रहे हैं। आप गांव-गांव में जाइए, आप लोग खुद कहते हैं, मीडिया के लोग, कि प्रत्याशी नहीं मोदी जी खड़े हुए। आप सुनते हैं ना इस बात को कि प्रत्याशी के साथ मोदी जी, बिल्कुल सुनते हैं। मोदी जी की चल पा रही है, सोनिया जी की गारंटी क्यों नहीं चल पा रही है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उनके पास तो 70 साल थे गारंटी के लिए। हम 10 साल में जब गारंटी देते हैं तो हमारे साथ मतदाता खड़ा होता है, उनके साथ क्यों नहीं मतदाता खड़ा हो पा रहा है? क्योंकि ये नीति रीति का फर्क है, ये उन बयानों का फर्क है जो उनकी नीति और रीति को बताते हैं। जो ये बताते हैं कि मैं आरक्षण में इस्लामिक तुष्टीकरण करने के लिए आरक्षण को कम करके मुसलमानों की तरफ ले जाऊंगा या उसका भी बंटवारा कर दूंगा, क्योंकि उनका दिल नहीं बढ़ता है। देखिए अनामिका जी, मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा कि मोदी जी के नाम पर तमाम बातें होती हैं। यही तो समस्या है कि विपक्ष के पास ऐसा कुछ तैयार नहीं हो पाया कि वो इस बात की काट लाएं। पूरी बीजेपी मोदी जी के इर्द गिर्द घूमती है। ये अच्छा है, चलिए आपके समझने के लिए अच्छा है, लेकिन एक लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि जो क्षेत्र में काम कर रहा हो, जो कैंडिडेट खड़ा हो, उम्मीदवार की तरफ लोग देखें। वो अपने काम की बजाय बार बार मोदी जी का नाम लेकर के अगर जीत रहा है तो माहौल ऐसा ही हो जाएगा। क्या हुआ कि 2024 में इतने लोगों के टिकट काट दिए गए, बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट दिए गए। क्यों काट दिए गए? इसीलिए क्योंकि वो उनका अपना काम नहीं दिख रहा है, मोदी जी के काम के नाम पे करना चाहते हैं, इसीलिए अपनी मर्जी से टिकट दिए गए। और ये आप भी जानती हैं कि अंदर इसी बात की नाराजगी भी है, और ये नाराजगी नुकसान भी कर सकती है, जिसका शायद अंदाजा अभी तक के 2 चरणों में हो भी चुका है कि 2 चरणों में लोग कम निकले। इसको मान रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी का नुकसान हो रहा हो सकता है दूसरी पार्टियों का भी नुकसान हो। तो कुल मिलाकर के अगर मोदी के नाम पे ही आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर कहाँ एक पार्टी, ये तो पार्टी ही मोदी हो गई।
शायद अनामिका जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, फ्रेम उनका फ्रीज हो गया है। नितिन से बात कर लेते हैं। नितिन जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है मुक्ता जी आपको? हाँ जी, हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं हम लोग की आवाज़? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आपको शिवेंद्र जी, आवाज आप आ रही है। अपना। देखिए नितिन जी, अभी जो अनामिका जी कह रही थी कि मोदी जी का नाम है, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि 70 साल में कांग्रेस रही, गांधी परिवार की तो बात होती रही, लेकिन किसी एक सर्व स्वीकार्य नेता की बात सामने नहीं आ पाई कि नहीं सिर्फ उसके चेहरे पे लड़ ले चुनाव तो भी जीत जाएंगे। यहाँ क्षेत्रों में अपने लोगों का अपना काम और अपने तरीके से लोगों को स्टैंड करना पड़ता है, और आज चुनौती जो है मोदी वर्सेस अदर्स है, और इस अदर्स में कोई भी ऐसा नेता दिखता नहीं जो खड़ा हो पाए। और अगर उम्मीद की जाए राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने अभी एक नया जो कदम उठाया है वो भी इसी सवाल के घेरे में आ गया कि उन्होंने अमेठी की बजाय रायबरेली की सेफ सीट चुनी। तो ऐसा क्यों है कि विपक्षी पार्टी के पास कोई इतना बड़ा नेता ही नहीं है? देखिए शिवेंद्र जी, मेरी राय आपसे भिन्न है, और मुझे लगता है कि 140 करोड़ देशवासियों की भी राय आपसे भिन्न है। इसीलिए पहले फेज और दूसरे फेज के बाद में जिस तरीके की बेचैनी और खलबली भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है, और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज की आप बात करते हैं, आपने तो बहुत चुनाव कवर किए हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मछली मटन, मुस्लिम लीग, मुसलमान और पाकिस्तान से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं फर्स्ट फेज के बाद से, तो आप ये अच्छी तरीके से आप भी जानते हैं और अंदर से दर्शक भी जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी की स्थिति है। हो सकता है आप लाइव ऑन एयर ये बात ना बोल पाए, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया को दबाया गया है, तो मुझे वो उतनी उम्मीद भी नहीं है कि आप उतना मुखर होकर वो बात कर पाएंगे। लेकिन 140 करोड़ जनता ये साफ साफ देख रही है कि मोदी जी किन मुद्दों के बीच में फंस गए हैं। आपने कहा कि हम मुद्दे की बात नहीं करते, मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव मोदी वर्सेज अदर की बात है, मैं कह रहा हूं यहां पे चुनाव मोदी वर्सेज मुद्दों की बात हो रही है। यहां मोदी जी मुसलमान कह रहे हैं, वहां पे जनता कह रही है कि आप रोजगार कब देंगे, आप महंगाई कब करेंगे, आपने 2014 में जो वादे किए थे उनके क्या हुआ। आप 70 सालों की बातें करके एक नैरेटिव बनाया जाता है, जबकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप ये जानते होंगे कि चुनाव 5 साल बाद में होता है, और 5 साल के बाद में आप अगर सरकार के अंदर है तो आपको अपना काम सामने रखने पड़ते हैं जनता के सामने कि हमने इन 5 सालों के अंदर, आपने हमें मैंडेट दिया और इन 5 सालों के अंदर हमने महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिक के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए हमने ये काम किए, और अगर हम आएंगे तो हम ये काम करेंगे, आप इस काम पे हमें वोट दीजिए। आप बताइए मोदी जी किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। हम लोग, हमारा चाहे न्याय पत्र है, चाहे राहुल जी की तमाम भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे हमारी कैंपेनिंग है, वो इन्हीं 5 न्याय और 25 गारंटियों पर टिकी हुई है, और हम लगातार केवल उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आप हमारी जो जी, ये घोषणा पत्र की बात मत कीजिए, घोषणा पत्र की बात न कीजिए। घोषणा पत्र में बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती है जो 5 साल तक जनता ढूंढती रह जाती है कि कहां पूरी, उसकी बात न करिए। लेकिन हम मुद्दों की जो बात कर रहे थे, शायद आप पहले सुन नहीं पाए। मैंने जो आप बात कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, उससे अलग मैं बताता हूं, मैं मोदी जी के उन्हीं भावनात्मक भाषणों को लेकर के अनामिका जी से सवाल कर रहा था। शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी, या शायद सुनना नहीं चाहते होंगे आप। यहां सवाल यह है कि अगर मुद्दे आपके हिसाब से बड़े दूसरे हैं, तो आप क्यों इस ट्रैप में आ जाते हैं कि मोदी या बीजेपी जो बात करें उसके जवाब दें, उसको काउंटर करें, उसकी बजाय आप लोग तो कई एलाइज है ना, समाजवादी पार्टी भी साथ में है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, ये माफ कीजिएगा बसपा नहीं लेकिन और तमाम पार्टियां हैं, लेकिन उन पार्टियों के साथ मिलकर के कुछ मुद्दे ऐसे क्यों तैयार नहीं करते कि उसी पे टिका जाए। यहां पे क्या है, एक तरफ से जो निर्देश आता है कि मोदी की बात करनी है, या मान लिया किसी मुद्दे की बात करनी है, सारी पार्टी करती है, यहां एका ही नहीं है। जब एका ही नहीं है तो कैसे चुनौती को स्वीकार करेंगे? शिवेंद्र जी, क्या आप इंडिया गठबंधन की एक भी रैली, एक भी स्पीच दिखा सकते हैं जहां महंगाई की बात ना हो? क्या अखिलेश यादव जी, क्या बिहार में क्या नाम से, चाहे लालू यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, जो महंगाई की बात ना कर रहा हो, जो बेरोजगारी की बात ना कर रहा हो, जो इलेक्ट्रॉनिक बात आएगी तो बहुत सारे सवाल आएंगे, तमाम बातों में उलझ करके इससे कोई फायदा नहीं है। कई बार आप देख सकते होंगे, आपको भी याद होगा, अभी आरक्षण की बात शुरू हुई तो दूसरी पार्टी भी आरक्षण की बात करने लगी, मोदी जी ने कोई और आरोप लगाया तो उसका जवाब कांग्रेस देने लगी। तो यही तो हो रहा है, बात उन चीजों की हो रही है जो किसी ने एक भाषण में अपने बोल दी, उसका जवाब दे रहे हैं मुख्य
मुद्दों से गायब हैं। आप कह रहे हैं रैली में बोलते हैं और भाषण में बोलते हैं, भाषण और रैली में लोकल लेवल पे उसको बोला जा रहा है, लेकिन असली बात तो क्या कहाँ तक जा रही है? बात तो वही जा रही है, हिंदू मुसलमान पे जा रही है, या फिर जा रही है कि किसने बहुत भावुक सा चिट्ठी भेज दी या भावुक सा बयान दे दिया, किसी ने देश के सुरक्षा को लेकर के सवाल लगा दिया। ये सब जो मुद्दे हो रहे हैं, ये लार्जर लेवल पे क्या हो रहा है? भावनाओं से खेलने की कोशिश तो हो रही है, मुद्दों की बात कहाँ है? अनामिका जी भी फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका जी, जैसा शिवेन जी ने कहा, इस समय भी अगर हम चुनाव हिंदू मुसलमान पर ही लड़ रहे हैं और हम अपने किए हुए काम को लेकर नहीं बता रहे हैं, तो क्या ये अफसोसजनक नहीं है? और क्या आपको वाकई लगता है कि आज का युवा इससे आपको नहीं लगता कि इससे उसका कोई मतलब नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में तय करने दीजिए मतदाता को। बताइए। लोकतंत्र में देश मतदाता को तय करने दीजिए कि उसे क्या मुद्दे पसंद है, क्या उसे बात पसंद है, क्या मुद्दे पसंद है। और मुक्ता, मुझे एक बार फिर से आप प्रश्न दोहराएं, मैं अब नेटवर्क आ गया है, मेरी गाड़ी रुक गई है। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि अगर ये चुनाव भी आप अपने किए हुए पिछले 10 साल के काम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और इस चुनाव में भी अगर आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो क्या ये अफसोसजनक नहीं है? और हमारे काम है और जो हमारे मुद्दे हैं विकास के, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, देश का आवाम बात कर रहे हैं, देश की जनता बात कर रही है। आप गांव में भेजिए अपनी टीम को, आपको बता देंगे। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब उनसे पूछिए कि आपको अनाज मिलता है, वो आपको बताएंगे। उज्ज्वला की बात करिए, वो आपको बताएंगे। शौचालय की बात करिए, वो आपको बताएंगे। युवाओं से स्टार्टअप की बात करिए, वो आपको बताएंगे। महिलाएं बहनें बताएंगी आपको। जनधन योजना के विषय में आपको बताएंगे। आप उनसे जाकर बात करिए, वो आपको बताएंगे। वो ये भी बताएंगे, उन्हें ये सब भी चाहिए, और उन्हें वो स्वाभिमान भी चाहिए कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब तिरंगा लहराता है और भारत का स्वाभिमान बढ़ता है और उसे लेके पाकिस्तान के लोग जान बचाते हैं, उन्हें वो भी चाहिए। उन्हें राम मंदिर भी चाहिए। उन्हें वो तुष्टीकरण, इस्लामिक तुष्टीकरण करने वाले लोग नहीं चाहिए जो वक्फ बोर्ड को ताकतवर बनाते हैं। उन्हें सब कुछ चाहिए। उन्हें सभ्यता भी चाहिए, संस्कृति भी चाहिए। इसलिए देश के करोड़ों अनामिका जी का जो मतदाता है, नितिन जी जवाब दीजिए अनामिका जी जो कह रही हैं। देखिए मैं अनामिका जी का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने पहले कहा कि आप वो घिसी पिटी बातें बोल रहे हैं। मैंने कहा कि अगर चंडीगढ़ में लोकतंत्र का चीरहरण होता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो हमें वैसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। उसी को बचाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जब संविधान के खतरे में इनके तमाम एमपी बोलते हैं कि 400 सीट लेके हम संविधान बदल देंगे, इसलिए 400 सीटें चाहिए, हम संविधान बदल देंगे उसी, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और हम उसी संविधान को बचाने के लिए हमें ये चुनाव चाहिए। जब प्रज्वल रेवन्ना जो 400 लोगों का बलात्कारी है, चाहे एक मास रेपिस्ट है, और उसका प्रधानमंत्री जी मंच से उसको वोट देने की अपील करते हैं, तो ऐसे लोकतंत्र और ऐसे उम्मीदवार से बचाने के लिए ये चुनाव है। जब ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान, तब हम केवल रोजगार, महंगाई और तमाम इन मुद्दों को बचाने के लिए ये चुनाव है। हम ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। अनामिका जी इंतजार करिए, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। हम रोजगार पे रहेंगे, हम महंगाई पे रहेंगे, हम संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पे रहेंगे, हम इलेक्टोरल बॉन्ड के मां घोटाले पे रहेंगे, हम पीएम जो केयर फंड है उसने किसकी केयर की उस पे रहेंगे, हम लद्दाख में जो अन्याय हुआ है उस पे रहेंगे, जो मणिपुर के लोगों के साथ जो हुआ है उस पे रहेंगे, हम प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों की जो प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं हम उनके खिलाफ रहेंगे, उनसे महिलाओं के बचाने के लिए रहेंगे। हम ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो लोग हैं, कभी उनको टिकट, कभी उनके बेटों को टिकट, और तमाम महिला पहलवानों के सम्मान को कुचल कर जो टिकट दी जाती है, हम उसके खिलाफ रहेंगे। हम तमाम इस देश की, जो हमारे इस देश की जो खूबसूरती है, जो इस देश का सौहार्द है, जो इस देश लोगों का पुरुषार्थ है, इस देश के लोगों का परिश्रम है, जो इस देश के लोगों की पूंजी को इन्होंने चंद पूंजीपतियों को नाश कर दिया। आपकी फहरिस्त बहुत लंबी है, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत फहरिस्त लंबी है, और इसीलिए मुद्दे से भटक जाते हैं। एक मुद्दे की बात करिए अनामिका जी, आप इस पर आप जवाब दीजिए कि बीजेपी के ऊपर इतने आरोप एक साथ इन्होंने एक सांस में लगा दिए, क्या कहना है आपका? लंबी चौड़ी लिस्ट है। थोड़ा ठीक से पढ़ लिया होता तो पता होता है कि जिन उद्योगपतियों को कोस रहे हैं वो अंबानी कांग्रेस के समय में पैदा जी की पढ़े लिखे लग रहे हैं। राजस्थान में अडानी को जो काम करने के लिए दी गई है वो कांग्रेस में अभी तो 2 फेज हुए, और राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा बड़ा प्लांट लगाने के लिए जमीन दी। तो ये उद्योगपतियों का भय दिखाकर इस देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए कि
40 साल पुराना भारत नहीं है, ये 15 साल पुराना भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल क्रांति वाला भारत है, जहाँ हर युवा को हर बात पता है और देश के संसाधनों की बात आप करते हैं कि ये भारत इसमें एक सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूँ अनामिका जी, केवल एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ बीच में कि तमाम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात होती है, इतने दिन तक आंदोलन चलता रहा और इतनी जो अपनी रेसलर्स हैं महिला वो बैठी रहीं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं मिलेगा ये बात होती रही, आखिर में उन्हीं के बेटे को टिकट दे दिया गया। आखिर क्या ये क्या कौन सी नैतिकता है? मैं अपना प्रोग्राम छोड़ के आपसे बात कर रही हूँ शिवन जी, प्लीज। मैं डिबेट में हूँ और जब वही बात वो बोल रहे हैं मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी, मैं उनकी एक बात का जवाब दूंगी, आप मुझे मेरा समय देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए आप मुझे बोलने दें। बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। कांग्रेस के पक्ष में मैं 1000 वकीलों का भी जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे पता है वही घिसे पिटे प्रश्न मुद्दा भी मैं हर बीच चीज में बोलूंगी, तो उद्योगपतियों का विषय खत्म होता है। चलिए, आपको पूरा समय दिया जाता है, अब अपनी बात पूरी करिए अनामिका जी, बताइए। मुझे करने देंगे मुक्ता जी तो मैं कर पाऊंगी, बीच में इतना बोलेंगी तो मैं कैसे कर पाऊंगी? शुरू करिए। ठीक है जी। महिलाओं की सुरक्षा के विषय की बात हो रही है। अभी मणिपाल एक ऐसा विषय जिस पर बात की, अगर हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ठीक से उसको पढ़ पाते तो जानते कि दो जनजातीय समूहों का आपस में टकराव है और इतनी संवेदनशीलता के साथ उस मुद्दे को हैंडल किया गया ताकि हमारी संवेदनशीलता बची रहे और हमारी महिलाओं की यहाँ तक अस्मिता की बात है तो ये लोग तो वो बात ना ही करें जिनके समय में गिरजा टिक्कू को बीच से चीरा जाता है। कश्मीर में हजारों बहनों को उनके पतियों से और परिवार से कहा जाता है कहाँ पे? अरे अनामिका जी, अपने वेस्ट शेड्यूल से निकाल के प्लीज, मणिपुर में क्या हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है प्लीज पढ़ लीजिए। मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं आपके, प्लीज पढ़ लीजिए। प्रज्वल रेवन्ना के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को क्या क्या उन्होंने चिट्ठी और पूरे वीडियो दे दिए थे, उसके बाद से भी मोदी जी मन से उनका गुणगान कर रहे थे। थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आप कम से कम महिला होने के नाते, नेता से पहले आप महिला है, कम से कम महिलाओं के मुद्दे पे तो सच बोल लीजिए। कम से कम महिलाओं के मुद्दे पे तो सच बोल लीजिए। आप इस तरीके की अच्छा, चलिए, आप दोनों ही मेहमानों से मैं कहना चाहूंगी कि हम मुद्दे से ना हटें, क्योंकि आज हम अमेठी की बात करने आए हैं, उसी पर बात करते हैं, क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा। तो अनामिका जी, अमेठी को लेकर अगर बात करें तो प्रियंका गांधी के ना आने से आप लोग ने राहत की सांस जरूर ली कि राहुल और प्रियंका दोनों ही अमेठी से नहीं आए, तो राहत मिली? ये अनामिका जी ठीक से आपने जैसा बताया था, आप कहीं नदी के किनारे हैं तो हवा की आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज एक बार फिर से बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी पर मेरा निवेदन है कि बाकी दो लोग नहीं बताइए, बात कोई टोकेगा नहीं। तो मुझे राहत, देखिए प्रियंका जी से राहत का विषय तब होगा जब लगे कि कोई थोड़ी भी प्रतिस्पर्धा में हो। मुझे सच में दुख होता है मुक्ता कि कांग्रेस ने, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी ने खुद को कहां खड़ा कर लिया, और उसका कारण है ऐसे प्रवक्ता या ऐसे कार्यकर्ता जो बैठ के बिना तर्क के, सत्य के और तथ्य के बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तर्क सत्य के साथ बात करता है और जाकर जमीनी स्तर पर काम करता है, और उसी की परिणति है उसी जमीनी स्तर पर काम करने की कि आज इतनी सारी सीटें लोकसभा की हमारे पास है और इस चुनाव में 400 सीटें हमारे पास होंगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इन्हें आत्ममंथन करने की, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और ये सोचने की आवश्यकता है कि ये इतने ताकतवर प्रत्याशी खड़े नहीं कर पाए कि जो हमें थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा भी दे सके। गुजरात से, मध्य प्रदेश से प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग जा रहे हैं, तो इन्हें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। यहाँ बैठकर कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा मुक्ता, और प्रियंका जी को मुझे नहीं लगता कि बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं प्रियंका जी को, राहुल जी को, इनको बहुत गंभीरता से लेती ही नहीं कि उनसे भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चलिए, तो यानी यूपी में तो आप ये मान के चल रही हैं कि सारी सीटें आपके ही नाम होंगी? नितिन जी, वक्त की कमी है, क्या कहना चाहेंगे अनामिका जी को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मोदी मोदी करते रहिए, जैसे पूरे प्रोग्राम में करते रहे। हम मुद्दों की बात करते रहेंगे।
आप मोदी मोदी करते रहिए। हम प्रज्वल रेवन्ना और ब्रजभूषण शरण सिंह और मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उन मुद्दों को सामने लेते रहेंगे। आप मोदी मोदी के आप भजन करते रहिए। हम तमाम जो आपके पास काश आपके और पीएम केयर फंड का जो जवाब भी दे रहे हैं नितिन जी, बार बार बीजेपी हो या आज अनामिका जी हो, बार बार यही कह रहे हैं कि अपना नेता घोषित कर दीजिए ना भाई, मेरे पास तो मोदी है, आपके पास कौन है, क्यों नहीं बता दे रहे हैं? नौकरी दी, हम उसको सामने लाते रहेंगे। आप मोदी मोदी करते रहिए, हम महंगाई को सामने लाते रहेंगे। आप मोदी मोदी करते 10 साल में विश्वास पैदा किया, किसानों के ऊपर आज 70 साल में, क्योंकि आपको बकवास बनाना था, आपको करना था, हम उसको सामने हम बहुत जनता की बात करते हैं, सबका साथ सबका देखिए, लड़ाई करने से वक्त जाया हो रहा है, ना आपकी बात समझ में आ रही है ना आपकी बात समझ में आ रही है। ये जो मैंने अनामिका जी नितिन जी को पूछा कि भाई नेता आप अपना बता नहीं रहे, आप कह रही हैं कि हम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी बार बार यही कहती है, यानी आपके किसी भी कार्यकर्ता के नाम या काम का कोई मतलब नहीं है, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? अनामिका जी। सबसे पहले मुक्ता जी एक बात समझिए कि नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। तो हम व्यक्ति के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो विचारधारा उज्ज्वला लाती है। वो 3 तलाक की नरक से बहनों को निकालते हैं, इन्होंने क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इन्हें उलेमा को, कट्टरपंथियों को नाराज नहीं करना था। हमें पता था वो हमारे खिलाफ होंगे, फिर भी हमने निकाला। हजारों करोड़ के और हिंदू मुसलमान कितना बोलते थे और बीच में मत बोलिए। चलिए, आप दोनों इस चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवेंद्र, आपने देखा ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी को देखें, हम काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि प्रियंका गांधी को भी इस बार मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रही हैं, हमेशा ट्रबल शूटर हैं पार्टी में। अगर आप देखिए, हर क्राइसिस से डील करने के लिए आती हैं, तो क्यों पार्टी जो है उनको उतारने से डरती है? देखिए, यही तो समस्या है सबसे ज़्यादा कि विपक्ष अपना मन जब तक बनाता है तब तक 2 कदम आगे बीजेपी चल चुकी होती है, और ऐसे हालात के साथ चुनौती देना बहुत मुश्किल काम है। ये रायबरेली की एक सीट, सबसे सीट जो है, उस सीट को लेकर के भी इतनी देर में उन्होंने फैसला किया। अमेठी को लेकर के उन्होंने एकदम ही फैसला पलट दिया। माना यह जा रहा था प्रियंका गांधी भी चुनाव में उतरेंगी और रायबरेली से वो लड़ेंगी और अमेठी से राहुल लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह का फेरबदल हुआ है वही जो वॉकओवर का मौका देता है ना। अब इतनी चुनौती कम है तो उसके बाद कहाँ से जीत इतनी आसान होगी? अब इसीलिए जो ये लोग बात करते हैं, बहस की बात अलग है, लेकिन हकीकत ये है कि विपक्ष एकजुट होकर के न तो कोई एक ऐसा चेहरा सामने ला पाया, न तो कोई एक इतनी मजबूत स्ट्रेटजी ला पाया जिससे कि चुनौती को स्वीकार कर सकें। तो कुल मिलाकर के इन सब का जनता को ही फैसला करना है और उस फैसले के आधार पर ही तय होगा कि आखिरकार क्या सीटें कितनी आएंगी, कौन कितना जीतेगा। और जो विरोधी आरोप लगा रहे हैं, जो ये बात बार बार कह रहे हैं कि अमेठी से नहीं आए, तो ये बात तो जाहिर सी बात है कि अमेठी छोड़कर चले गए, और जैसे बार बार कह रहे हैं कि यहाँ से हारे तो यहाँ से निकल गए, रायबरेली से हारेंगे तो वहां से निकल जाएंगे। तो ये तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस बार गांधी परिवार से कोई भी अमेठी में चुनाव नहीं लड़ेगा। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये पहले से माना जा रहा था कि शायद ये लोग आपस में तय कर लेंगे समय रहते कि वहां से चुनाव लड़ना है, और ये न करके, हालांकि रणनीतिक रूप से भले ही फौरी तौर पर ठीक हो, लेकिन बड़ा लार्जर जो इसका मैसेज गया है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये माना जा रहा था वायनाड में अगर नतीजे अच्छे नहीं रहते हैं, वहाँ कमजोर सा कुछ दिखता है, तो इन दोनों सीटों पे आकर के लड़ेंगे। और ये भी बात सच है कि अगर 2 सीटों से कोई नेता लड़ रहा है तो उसको 1 सीट का खतरा है, लेकिन ये स्थिति आती भी तब है जब कॉन्फिडेंस की कमी हो, और इस कॉन्फिडेंस के कम होने का फायदा दूसरी पार्टी उठाती है, और यही हो रहा है। और जब तक इससे पार कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी, अपनी रणनीति पर, अपने विपक्ष के तौर पर अपने आप को ठीक से एस्टेब्लिश नहीं करेगी, तब तक ये जो मोदी का जो जिन है इनके लिए, वो उतना आसान नहीं होने वाला। आसान नहीं होने वाला, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चलिए, 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस एट लास्ट खत्म हुआ और अमेठी और रायबरेली की सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। तो चुनाव से जुड़े सारे अपडेट्स हम शेष भारत आपको देता रहेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए शेष भारत।